हेलो एवरीवन। चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 की नमक कहानी। इसके लेखक है रजिया सज्जाद जहीर जी। उन सिख बीवी को देखकर सफिया हैरान रह गई थी। किस कदर वह उसकी माँ से मिलती थी। क्यों हैरान रह गई थी? क्योंकि वो उसकी माँ से मिलती थी। वही भारी भरकम जिस्म, छोटी छोटी चमकदार आंखें जिसमें नेकी, मोहब्बत और रहमदिली की रोशनी जगमगाया करती थी। नेकी मतलब भलाई, मोहब्बत मतलब प्यार, रहमदिली मतलब दया। जिस तरह उसके माँ के मन में भलाई, प्यार और दया का भाव था, वैसे ही वो सिख बीबी के मन में भी उसको दिखाई पड़ रहा था। चेहरा जैसे कोई खुली हुई किताब, वैसे ही सफेद बारीक मलमल का दुपट्टा जैसा उसकी माँ मुहर्रम में ओढ़ा करती थी। जब सफिया ने कई बार उनकी तरफ मोहब्बत से देखा तो उन्होंने भी उसके बारे में घर की बहू से पूछा। जब सफिया बार बार उनको देख रही थी तो उस सिख बीवी ने घर की जो बहू थी उससे सफिया के बारे में पूछा। उन्हें बताया गया कि ये मुसलमान है, कल ही सुबह लाहौर जा रही है। किस लिए? अपने भाइयों से मिलने, जिन्हें इन्होंने कई साल से नहीं देखा। लाहौर का नाम सुनकर साफिया के पास वो आकर बैठ गई और बताने लगी कि उनका लाहौर कितना प्यारा शहर है, वहाँ के लोग कितने अच्छे होते हैं, उम्दा खाने और नफीस कपड़ों के शौकीन, माने बढ़िया कपड़ा, बढ़िया खाना खाते हैं। सैर सपाटे के रसिया, वो लोग घूमना फिरना पसंद करते हैं। जिंदा दिली की तस्वीर, वहाँ के लोग उत्साह और जोश से भरे रहते हैं। कीर्तन होता रहा, वे आहिस्ता आहिस्ता बातें करती रही। वो लोग किस में गई थी? कीर्तन में गई थी। सफिया ने एक बार बीच में पूछा भी, माता जी आपको तो यहाँ आए बहुत साल हो गए होंगे। हाँ बेटी, जब हिंदुस्तान बना था तभी आए थे। वैसे तो अब हम यहाँ भी हमारी कोठी बन गई है, बिजनेस है, सब ठीक है, पर लाहौर बहुत याद आता है। हम लोग जिस जगह को छोड़कर आते हैं ना, उस जगह की हमको बहुत याद आती है ना, वैसे ही उनको भी बहुत याद आती थी लाहौर की। हमारा वतन तो जी लाहौर ही है। फिर पलकों से कुछ सितारे टूटकर दुधिया आंचल में समा जाते हैं, मतलब आंखों से आंसू बहते हैं उनके। दुधिया आंचल मीन्स ओढ़ना में गिरते, दुपट्टे में गिरते हैं। बात आगे चल पड़ती, मगर घूम फिरकर फिर उसी जगह आ जाती। सांडा लाहौर माने हमारा लाहौर। कीर्तन कोई 11 बजे खत्म हुआ। यहाँ पर एक शॉर्ट टाइप्स पूछ सकता है कि कीर्तन कितने बजे खत्म हुआ। जब वे प्रशांत हाथ में लिए उठने लगी और सफिया के सलाम के जवाब में दुआएं देती, माने उनको शुभकामनाएं देने लगी, रुखसत होने लगी, माने विदा होने लगी, तब सफिया ने धीरे से पूछा, आप लाहौर से कोई सौगात मंगाना चाहे तो मुझे हुक्म दीजिए। सौगात मीन्स उपहार, कुछ आपको मंगाना है, मैं लाहौर जा रही हूँ, अगर आपको कुछ मंगाना है तो आप मेरे से बोल दीजिए। वे दरवाजे से लगी खड़ी थी, माने दरवाजे से सटकर खड़ी थी। हिचकिचाकर बहुत ही आहिस्ता से बोली, अगर ला सको तो थोड़ा सा लाहौरी नमक लाना। 15 दिन यूं गुजरे कि पता ही नहीं चला। साफिया वहां पर पहुंच गई। 15 दिन उसको अपने मायके में पता ही नहीं चला कि किस तरह बीत गए। जिम खाने की सामे माने व्यायामशाला में जाती थी शाम को। दोस्तों की मोहब्बत, भाइयों की खातिरदारियां, माने बहन आई है तो भाई लोग बहुत स्वागत करते थे। उसका बस ना चलता था कि बिछड़ी हुई परदेसी बहन के लिए क्या कुछ ना कर दे। उनका बस नहीं चलता था, उनके भाइयों का बस नहीं चलता था कि क्या नहीं क्या करेंगे अपनी बहन के लिए। दोस्तों अजीजों की यह हालत कि कोई कुछ लिए आ रहा है, मतलब उसके दोस्त लोग थे, वो लोग कुछ ना कुछ उसके लिए लेकर आते थे। कोई कहाँ रखे, कैसे पैक करे, क्यों कर ले जाए, एक समस्या थी। इतनी चीजें थी, वो सोच रही है कैसे ले जाएगी। सबसे बड़ी समस्या क्या थी? दामी कागज की एक पुड़िया जिसमें सेर भर नमक, लाहौरी नमक था। सेर भर मतलब 1 किलो से कुछ कम। सफिया का भाई बहुत बड़ा पुलिस अफसर था। उसने सोचा कि ठीक से राय देगा
चुपके से पूछने लगी, क्यों भैया, नमक ले जा सकते हैं? तो उसका भाई क्या हुआ, हैरान हो गया, परेशान हो गया। नमक नमक तो नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये गैर कानूनी है, कानून के विरुद्ध है। और नमक का आप क्या करोगी? आप लोगों के हिस्से में तो बहुत नमक आया है। तो वो थोड़ी गुस्सा हो जाती है। मैं बोलती है कि मैं हिस्से बंटवारे की बात नहीं कर रही हूँ। आया होगा हमारे हिस्से में लाहौरी नमक, पर मुझे तो लाहौर का नमक चाहिए, मेरी माँ ने मंगवाया है। अब उसका भाई सोचता है कि भाई की समझ में कुछ नहीं आया, क्योंकि उसकी माँ का जिक्र कर रही है। वे तो बंटवारे के बहुत दिन पहले ही गुजर चुकी थी। जरा नरमी से समझाने के अंदाज में बोला, देखिए बाजी माने बहन जी, आपको कस्टम से होकर माने सीमा शुल्क से होकर गुजरना होगा, बॉर्डर से गुजरना होगा। अगर एक भी चीज ऐसी वैसी निकल आई तो क्या होगा, आपके सामान की चिंदी चिंदी बिखेर देंगे कस्टम वाले, माने बुरी तरह टटोलेंगे। कानून जो वह बिगड़ कर बोली कि निकल आने का क्या मतलब है? मैं चोरी से थोड़ी ना ले जाऊंगी, मैं तो छुपा कर ले जाऊंगी, मैं तो दिखा के, जता कर, बतला कर ले जाऊंगी उनको। भाई यह तो आप बहुत ही गलत बात करेंगे। कानून माने उसका भाई बोल रहा है कि अगर आप छुपा कर ले जाएंगी तो ये बहुत गलत बात करेंगे आप। अरे फिर वही कानून कानून कहे जाते हो। क्या सब कानून हुकूमत के ही होते हैं? कुछ मोहब्बत, मुरब्बत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? माने कानून क्या सिर्फ कानून ही होते हैं? क्या सब कानून माने सरकार के ही होते हैं? कोई भी कानून क्या प्रेम, इंसानियत, आदमियत, इंसानियत के नहीं होते? आखिर कस्टम वाले जो होते हैं वो लोग भी तो एक इंसान ही है, कोई मशीन तो नहीं है। वो लोग जिस रोज 2 बजे उसको, फिर क्या हुआ, जिस जिस रोज उसको रवाना होना था सुबह के लिए, वो बहुत बिजी थी, हैं, बहुत व्यस्त कार्यक्रम बन चुका था, इसलिए उसे सारी पैकिंग क्या हुआ, रात को करनी पड़ी थी। कमरे का दरवाजा भी अंदर से बंद करके वो क्या कर रही थी, सामान बांधने लगी थी। इधर उधर फैली हुई चीजों को धीरे धीरे समेट कर सूटकेस और बिस्ताबंद में बंद कर रही थी। सिर्फ 2 ही चीजें बच गई थी। क्या? एक तो छोटी सी टोकरी जिसमें कीनू थे, और एक दोस्तों का तोहफा, संतरे और क्या था, संतरे और माल्टे को मिलाकर पैदा किया गया फल। कैसा होता है वो? माल्टे की तरह रंगीन और मीठा, और संतरे की तरह नाजुक होता है वो फल। और दूसरी क्या थी? नमक की पुड़िया। अब क्या हुआ, साफिया का गुस्सा उतर चुका था। भावना के स्थान पर अब वो इमोशनल नहीं हो रही है। अब क्या कर रही है, वो बुद्धि से काम ले रही है। अब वो सोच रही है नमक की पुड़िया तो ले जानी है, पर कैसे ले जाएगी? अगर इसे हाथ में ले ले तो कस्टम वालों के सामने सबसे पहले इसी को रख देगी। लेकिन अगर कस्टम वालों ने नहीं जाने दिया तो मजबूरी है, छोड़ देगी। लेकिन वो सोच रही है मन में, फिर क्या होगा? अगर उस वायदे का क्या होगा, वो जो वादा उसने अपनी माँ से किया है, वो बोल रही है हम लोग क्या है, हम लोग अपने आप को सैयद कहते हैं। सैयद मीन्स अहमद खान। अपने आप उसे अपने सैयद होने की बात याद आती है। फिर वायदा करके झुटलाने से क्या फायदा होगा? उसका मतलब क्या है? जान देकर भी उसको वायदा पूरा करना है, अपना वादा पूरा करना है। नमक का क्या होता है? नमक का कोई बाजार में मूल्य नहीं है, किंतु नमक का एक भावना जुड़ी हुई है, भावनात्मक मूल्य है। अगर वो सोच रही है कि अगर इसे कीनुओं की टोकरी में सबसे नीचे रख ले तो इतने कीनुओं के ढेर में उसको कौन देखेगा नीचे, और अगर देख लिया नहीं तो फलों की टोकरियों आते वक्त भी कोई नहीं देखता है। फल है, सोच रहा है कि फल है, तो फल है, कोई देखेगा ही नहीं। उधर से केले और इधर से कीनू सब कोई ले जा रहे थे और ला रहे थे, यही ठीक है, फिर देखा जाएगा जो होगा। उसने क्या किया, फिर कालीन पर सब कुछ उलट दिया, टोकरी खाली की और नमक की पुड़िया उठाकर टोकरी की तह में रख दी। एक बार झांक कर उसने क्या हुआ, नमक की पुड़िया को देखा, उसे ऐसा लगा जैसे किसी अपने प्यारे की को अपनी कब्र की गहराई में उतार दिया हो। कुछ देर वो चुपचाप बैठी रही है, पुड़िया को देखती रही, और
बचपन में जो कहानियाँ सुनती थी उनके बारे में याद करती रही, जिन्हें वो बचपन में उसकी माँ सुनाती थी। क्या क्या कहानियाँ थी जिसमें शहजादा अपनी रान छीन कर, माने अपनी जांग को चीर कर हीरा छिपा कर ले जाता था, और खौफनाक भूतों और राक्षसों के सामने से होता हुआ सरहद को पार से गुजर जाता था। माने भयानक भूतों, राक्षसों और देवी देवताओं से होते हुए वो क्या करता था, सीमा को पार कर जाता था। इस माने में उसे कोई तरकीब नहीं हो सकती थी, वरना वो अपना, माने इस तरह की कोई तरकीब उसके पास नहीं थी, नहीं तो वो क्या करती, वो अपना दिल चीरकर उसमें नमक छिपा कर ले जाती। उसने एक आह भरी, फिर क्या की उसने, फिर वह किनुओं को एक एक करके टोकरी में रखने लगी, बुढ़िया के इधर उधर आसपास और फिर ऊपर नीचे, यहाँ तक कि जो पुड़िया थी वो एकदम छुप चुकी थी। आश्वस्त होकर उसने हाथ जोड़े, माने भरोसा पाया उसने, और सूटकेस क्या हुआ, उसने पलंग के नीचे खिसकाया, टोकरी उठाकर पलंग के सिरहाने रखी और उठकर दोहर ओढ़ ली, मतलब चादर ओढ़ ली। रात को करीबन 1:30 बजे थे। मार्च की सुहानी हवा खिड़की की जाली से आ रही थी। बाहर चांदनी और ठंड थी। खिड़की के करीब लगा चंपा का एक घना खत सामने की दीवार पर पत्तियों के अक्स, माने अक्स में छाया लहरा रही थी। कभी किसी तरफ दरख्त से किसी की, माने पेड़ से किसी की दबी हुई खांसी की आवाज, आहट मीन्स आवाज, दूर से किसी कुत्ते के भौंकने या रोने की आवाज, चौकीदार की सीटी, और फिर सब कुछ शांत हो जाता, जैसे रात का वातावरण होता है। ये कहाँ पर थी? ये पाकिस्तान था। यहाँ उसके 3 सगे भाई थे, बेशुमार चाहने वाले दोस्त थे। बाप की कब्र थी, नन्हे नन्हे भतीजे और भतीजियां थी जो उससे बड़ी मासूमियत से पूछते थे। क्या पूछते थे? कि अब भी फूफी जान, आप हिंदुस्तान में क्यों रहती हैं? यहाँ हम लोग नहीं आ सकते, जहाँ हम लोग नहीं आ सकते। हम सबके और साफिया के बीच में एक सरहद थी, माने एक सीमा थी, बहुत ही नोकदार लोहे की छड़ों का जंगल। माने जो सरहद है वहां पर क्या है, लोहे की छड़ लगी हुई है, उसको क्या बोलते हैं हम? कस्टम कहलाता है। कल जब वो लाहौर से चली जाएगी, हो सकता है साल भर बाद फिर आए। 1 साल से पहले तो वह आ भी नहीं सकती थी, या यह भी हो सकता है कि वो कभी नहीं भी आए। उसकी आंखें आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगी, मतलब उसको नींद आने लगी। फिर उसे एकदम सफेद दुपट्टे का दुधिया आंचल, माने दूध की तरह सफेद आंचल लहराता दिखाई दिया, जिस पर यहाँ वहां सितारे झिलमिला रहे थे। हमें वहां से आए तो बहुत दिन हो गए। यहाँ हमारी कोठी भी है, बिजनेस भी है, हम सब यहाँ बस भी गए हैं, पर हमारा वतन, माने हमारा देश क्या है? लाहौर ही है। फिर उसको दिखा क्या? इकबाल का मकबरा, लाहौर का किला, किले के पीछे डूबते हुए सूरज की नारंगी किरणें, आसपास से फैलता उभरता अंधेरा, उस रंगीन अंधेरे में बहती हुई नरम हवा, उस हवा में रची हुई मौलसी मतलब एक तरह का पेड़ है, की खुशबू, और मकबरे की सीढ़ी पर बैठे हुए 2 इंसान सिर झुकाए चुपचाप उदास, जैसे बेजान परछाइयां। बेजान मतलब जिसमें कोई जान नहीं हो। तो तुम कल चली जाओगी? हाँ। अब कब आओगी? मालूम नहीं, शायद अगले साल, शायद कभी नहीं। अचानक उसकी आंखें खुल गई। शायद उसने मकबरी की सीढ़ियों के नीचे लगी दूब माने घास से एक पत्ती तोड़ी थी, जिस पर ठंडी ओस जमनी शुरू हो गई थी। हुआ यह था कि नींद में करवट लेते हुए उसका हाथ किनुओं से लबालब, माने किनुओं की जो टोकरी थी उस पर नींद में उसका हाथ जाकर पड़ा। रसीले ठंडे कीनू, जिनको देते वक्त उसके दोस्त ने कहा था, क्या कहा था? यह हिंदुस्तान
और पाकिस्तान की एकता का मेवा है। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। कीनू क्या है? संतरे और माल्टे को मिलाकर तैयार किया हुआ फल है। कीनू संतरे की तरह नाजुक और माल्टे की तरह लाल होता है। संतरा क्या है? भारतीय फल है। माल्टा क्या है? पाकिस्तानी फल है। साफिया फर्स्ट क्लास के वेटिंग रूम में बैठी थी। दिल्ली माने दिल्ली तक का किराया उसके भाई ने दिया था। वह हाथ में टिकट दबाए वेटिंग रूम के बाहर प्लेटफॉर्म पर टहल रहा था। वह अंदर बैठी चाय की प्याली हाथ में लिए कीनुओं की टोकरी पर निगाहें जमाकर यह सोच रही थी कि आसपास इधर उधर इतने लोग हैं, सिर्फ वही उसी को तो मालूम है कि टोकरी में क्या है। कीनू के नीचे नमक की पुड़िया है और इसीलिए वो क्या हो रही थी? घबरा रही थी। जब उसका सामान कस्टम पर जांच के लिए बाहर निकाला जाने लगा तो उसे झिरझिरी सी आई, मतलब एक सिरहन कंपन सी आई और एकदम से उसने फैसला किया कि मोहब्बत का यह तोहफा चोरी से नहीं जाएगा। वो सोच रही है कि मैं इसको चोरी से नहीं ले जाऊंगी, नमक कस्टम वालों को दिखाएगी। वह उसने जल्दी से पुड़िया निकाली और हैंडबैग में रख ली, जिसमें उसके पैसे का पर्स और पासपोर्ट आदि थे। जब सामान कस्टम से होकर रेल की तरफ चला तो वह कस्टम अफसर की तरफ बढ़ी। लगातार मेजें खाली हो चुकी थी, मतलब सब आदमी जाने वाले हो गए। एक दो इक्का दुक्का आदमी का सामान रखा था। वहीं पर साहब खड़े थे, लंबा कद, दुबला पतला जिस्म, खिचड़ी बाल माने उबड़ खाबड़ एकदम जिस्म माने शरीर, आधे काले आधे सफेद, आंखों पर ऐनक। वे कस्टम अफसर की वर्दी माने पोशाक पहनकर खड़े तो थे, मगर उन पर वो जच नहीं रही थी, फब नहीं रही थी, अच्छी नहीं लग रही थी। साफिया कुछ हिचकिचाकर बोली, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। उन्होंने नजर भरकर उसे गौर से देखा। बोले, फरमाइए, मतलब कहिए। उनके लहजे ने सफिया की हिम्मत बढ़ा दी। आप कहाँ के रहने वाले हैं? उन्होंने कुछ हैरान होकर उसे कुछ गौर से देखा। मेरा वतन दिल्ली है। आप भी तो हमारी तरफ की मालूम होती हैं। अपने अजीजों से मिलने आई हैं, मतलब पूछ रहा है कि अपने प्यारे से मिलने आई हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने आई हो? जी हाँ, मैं लखनऊ की हूँ। मेरे भाइयों से मिलने आई हूँ, वे लोग इधर आ गए हैं। आपको भी तो शायद यहाँ आए, माने ऐसे करके पूछती है। जी, जब पाकिस्तान बना था तभी आए थे, मगर हमारा वतन तो दिल्ली है। हम मतलब वो दिल्ली के रहने वाले हैं। सफिया ने बैग मेज पर रख दिया और नमक की पुड़िया निकालकर उनके सामने रख दी और फिर आहिस्ता आहिस्ता रुक कर उनको सब कुछ बता दिया। मतलब उसके कीनू की टोकरी के माने उसके पास नमक है, ये उसने बता दिया। उन्होंने पुड़िया को धीरे से अपनी तरफ सरकाना शुरू किया। जब सफिया की बात खत्म हो गई तो उन्होंने पुड़िया को दोनों हाथ से उठाया, अच्छी तरह लपेटा और खुद सफिया के बैग में रख दिया। बैग सफिया को देते हुए बोले, मोहब्बत तो कस्टम से इस तरह गुजर जाएगी कि कानून हैरान हो जाएगा। माने बोल रहे हैं कि मोहब्बत के सामने कानून भी हार जाता है। वह चलने लगी। वे भी खड़े हो गए और कहने लगे, जामा मस्जिद की सीढ़ियों को मेरा सलाम कहिएगा और उन खातून माने कुलीन स्त्री को ये नमक देते वक्त मेरी तरफ से कहिएगा कि लाहौर अभी भी उनका वतन है और दिल्ली मेरा। तो बाकी सब रफ्ता रफ्ता ठीक हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे ठीक हो जाएगा सब कुछ। सफिया कस्टम के जंगल से निकलकर दूसरे प्लेटफॉर्म पर आ गई और वे वहीं खड़े रहे। प्लेटफॉर्म पर उसके बहुत से दोस्त, भाई, रिश्तेदार, हसरत भरी निगाहें, मन इच्छा भरी निगाहें, बहते हुए आंसू। वो आ रही थी तो सभी रो रहे थे। ठंडी सांसें, भिजे हुए होठ, जब रोते हैं तो होठ भिज जाते हैं ना, तो होठों को बीच में से काटती हुई रेल सरहद की तरफ बढ़ी, मतलब सीमा को अब पार करेगी। अटारी क्या है? लाहौर से लौटते समय अटारी एक स्टेशन है। अटारी में पाकिस्तानी पुलिस उतरी।
वहीं पर हिंदुस्तान की पुलिस सवार हुई। कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको कि लाहौर कहाँ पर खत्म हुआ और किस जगह से अमृतसर शुरू हो गया। एक ही जमीन थी सबकी, एक ही जवान थी, एक सी सूरत, एक सी लिबास, माने पहनावा भी सबका एक जैसा था। एक तो लबो लिहाज माने बोलचाल का ढंग भी सबका एक जैसा लग रहा था उसको। गालियां भी एक ही सी थी, जिनके दोनों बड़े प्यार से एक दूसरे को नवाज रहे थे, एक दूसरे को दे रहे थे। बस मुश्किल सिर्फ इतनी थी कि भरी बंदूकें दोनों के हाथ में थी। अमृतसर में कस्टम वाले फर्स्ट क्लास वालों के सामने की जांच उनके डिब्बे के सामने ही कर रहे थे। जांच मीन्स परीक्षा, माने देख रहे थे, चेकिंग। सफिया का सारा सामान देखा जा चुका था, तो वह उन नौजवान कस्टम अफसर की ओर बढ़ी जो बातचीत और शकल सूरत से बंगाली लग रहे थे। देखिए मेरे पास नमक है थोड़ा सा। फिर उसने हैंडबैग खुला और वह पुड़िया उनकी तरफ बढ़ाते हुए, अटकते, झिझकते, हिचकिचाते हुए उनके सामने सब कुछ बता दिया। उन्होंने सिर झुका लिया और सुनते रहे, बीच बीच में सिर हिलाते रहे, गौर से उसको देखते रहे, फिर सुनने लगे। बात पूरी हो गई तो उन्होंने एक बार फिर साफिया को ऊपर से नीचे तक देखा, धीरे से बोले, इधर आइए जरा। चलते चलते उन्होंने एक दूसरे से कहा, इनके सामान का ध्यान रखिएगा। प्लेटफॉर्म के सिरे पर एक कमरा था, वे उसके अंदर घुसे। साफिया दाखिल होते हिचकिचाई, माने दाखिल होते मतलब घुसते हुए थोड़ा हिचकिचाई। वे मुस्कुराकर बोले, आइए आइए। जेब से रुमाल निकालकर उन्होंने कुर्सी को झाड़ा और बोले, बैठिए। साफिया ने पुड़िया और बैग मेज पर रख दिया और बाहर की तरफ झांककर उन्होंने एक पुलिस वाले को इशारा किया। साफिया के पैर के तले जमीन खिसकने लगी, माने वो डर गई कि अब क्या होगा। 2 चाय लाओ, अच्छी वाली। पुलिस वाला साफिया को घुरता चला गया। फिर उन्होंने मेज की दराज खुली, माने डेस्क खुला और उसमें अंदर दूर तक हाथ डालकर एक किताब निकाली। किताब को साफिया के सामने रखकर उन्होंने पहला साफा खोला, माने पहला पेज खोला। बाईं ओर नजरुल इस्लाम की तस्वीर थी और टाइटल वाले सफेद पेज पर, माने शीर्षक वाले सफेद पेज पर अंग्रेजी के कुछ धुंधले अक्षर थे। शमसुद्दीन इस्लाम की तरफ से सुनील दास गुप्ता को प्यार के साथ, ढाका 1946। तो आप ईस्ट बंगाल के हैं, मतलब ढाका के हैं। हाँ, मेरा वतन ढाका है, उन्होंने बड़े फख्र से जवाब दिया, मैंने बहुत गर्व से जवाब दिया। तो आप यहाँ कब आए? जब डिवीजन हुआ था, मतलब डिवीजन मतलब बंटवारा हुआ था। मगर हमारा वतन ढाका है। मैं तो कोई 12-13 साल का था जब नजरुल और टैगोर को तो हम लोग बचपन में पढ़ते थे। जिस समय हम यहाँ आ रहे थे उसके ठीक 1 वर्ष पहले मेरे सबसे पुराने, सबसे प्यारे बचपन के दोस्त ने मुझे ये किताब दी थी। उस दिन मेरी क्या थी, सालगिरह थी। फिर हम कलकत्ता में रहे, पढ़े, नौकरी भी मिली, पर हम वतन आते जाते थे, मतलब अपने वतन जाते थे। वतन? साफिया ने जरा हैरान होकर पूछा। मैंने आपसे कहा ना कि मेरा वतन ढाका है। उन्होंने जरा बुरा मानकर कहा। हाँ हाँ ठीक है ठीक है, साफिया जल्दी से बोली। तो पहले तो बस इधर ही कस्टम था, अब उधर भी कुछ गोलमाल हो गया है, मतलब गड़बड़ हो गई है। उन्होंने चाय की प्याली साफिया की तरफ खिसकाई और खुद एक बड़ा सा घूंट भरकर चले। वैसे तो डाब कलकत्ता में भी होता है, जैसे नमक यहाँ भी होता है, पर हमारे यहाँ माने कोई कोई चीज क्या होती है, कोई जगह की बहुत अच्छी होती है। जैसे हमारे यहाँ के डाब की क्या बात है, हमारी जमीन, हमारे पानी का मजा ही कुछ और है। उठते वक्त उन्होंने पुड़िया
साफिया के बैग में रख दी और खुद उस बैग को उठाकर आगे आगे चलने लगे। साफिया ने उसके पीछे चलना शुरू किया। जब साफिया अमृतसर के पुल पर चढ़ रही थी तब पुल की सबसे नीची सीढ़ी के पास वे सिर झुकाए चुपचाप खड़े थे। साफिया सोचती जा रही थी कि किसका वतन कहाँ है और वह जो कस्टम के इस तरफ है या उस तरफ। देखिए, तो ये कहानी अब खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।